हेलो एवरीवन, आज की इस ऑडियो बुक के अंदर अपन लोग कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आप सभी को जैसे कि पता होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को जो है वो सिंगल सेल से शुरू करते हैं और फिर इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, तो सारी सेल्स जो है क्या रिप्रोड्यूस होती है, फिर डिवाइड होंगे टू और पैरेलल में जो दो न्यू डॉटर सेल्स को वो हर टाइम जब भी डिवाइड होती है तब राइज देती है। अब ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स हैं ये जो है फिर वापस जो है देमसेल्फ ग्रो होती है और डिवाइड होती है और फिर न्यू सेल की पॉपुलेशन फॉर्म्ड होती है। ठीक है, कहीं से ग्रोथ और डिवीज़न से, और जो सिंगल पेरेंटल सेल से उसकी प्रोजेनी तक। और अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो इस टाइप की जो साइकिल्स है ग्रोथ और डिवीज़न की, तो इसी के कारण जो सिंगल सेल है वो स्ट्रक्चर कैसा बना लेती है? मिलियंस ऑफ सेल का। ठीक है, एक के बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड होते होते बढ़ती जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब जब सेल का डिवीज़न होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक प्लेस करेगी। तो ये सभी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इसको इन सबको ना एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए, मतलब कुछ तो भी नहीं हो जाना चाहिए, मतलब कि जब फॉर्मेशन हो प्रोजेनी का तब जीनोम्स वगैरह प्रॉपर बने। ठीक है, फिर सीक्वेंस सही से रहे, और जो सीक्वेंस रहे इवेंट्स का, जैसे सेल डुप्लीकेट्स करे उसका जीनोम सिंथेसाइज करे अदर कंस्टिट्यूएंट्स को सेल के, और फिर जो वो डिवाइड हो जाए दो डॉटर सेल्स में, इसी को आप सेल साइकिल बोल देते हैं। अब सेल ग्रोथ अगर आप बात करते हो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के उसमें, तो वो कंटिन्यूस है, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है वो थ्रू आउट द लाइफ सेल का चलता ही रहेगा। और जो डीएनए सिंथेसाइज है वो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल की। और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बोलते तो डीएनए वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहीं इसको डॉटर न्यूक्लियाई पे, कहीं से कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट्स की, कब? सेल डिवीज़न के दौरान। अब ये जो इवेंट है ये सभी जो है वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर में होते हैं। अब अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। अब एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ह्यूमन सेल की जैसे अगर बात करें, तो ह्यूमन सेल जो है ना एक बार डिवाइड करती है कब? हर 24 घंटे के अंदर। फिर ये जो ड्यूरेशन सेल साइकिल का वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जैसे यीस्ट का जो है वो 90 मिनट्स के अंदर ही सेल जो है डिवाइड कर जाती है। अब ये जो सेल साइकिल है वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड है, एक होता है इंटरफेज जिसको आप बोलेंगे रेस्टिंग फेज, और एक होता है एम फेज जिसको आप बोलोगे माइटोसिस फेज। अब एम फेज जो है वो जो एक्चुअल जब सेल डिवीज़न हो रहा है वो बताता है। अगर आप 100% के हिसाब से देखो तो एम फेज सिर्फ 5% तक होता है और 95% तक तो इंटरफेस ही चलता रहता है। अब इंटरफेस जो है वो क्या होता है? फेज होता है जो दो सक्सेसिव एम फेजेस होते हैं उनके बीच में। अब सिग्निफिकेंट नोट है कि 24 आवर में जो है वो सेल जो साइकिल जो ह्यूमन की जो है वो डिवीज़न करती है, तो 24 में से सिर्फ 1 घंटे के आसपास ही डिवीज़न होता है, बाकी 23 घंटे तो कब कहीं में रहती है? इंटरफेस या फिर रेस्टिंग स्टेट में। अभी जो इंटरफेस जो है वो 95% ऑफ द ड्यूरेशन तक रहता है। अब एम फेज जो स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ स्टार्ट होता है, माइटोसिस फेज, और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है न्यूक्लियाई का, तो न्यूक्लियाई का जो सेपरेशन उसका बोलते हैं अपन कैरियोकाइनेसिस। और ये जब एंड कहीं से होता है? साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डुप्लीकेशन से। अब जो इंटरफेज जो है उसकी को रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं अपन। और ये जो टाइम है जब सेल प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए इंटरफेज के दौरान। अभी जो इंटरफेज ये 3 अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है, G1 फेज, S फेज सिंथेसिस और G2 फेज। अब जो G1 फेज होता है उसमें जो ये जो इंटरवल होता है माइटोसिस और इनिशिएशन होने का डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, जो G1 फेज है वो उसके अंदर सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूस ग्रो करती है, लेकिन उसका डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही सिंथेसिस फेज आता है तो यहाँ पर जो डीएनए का सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, इस टाइम जो अमाउंट जो है डीएनए का पर सेल वो डबल होता है। अगर इनिशियल अमाउंट को अगर हम 2 से डिनोट करें तो इंक्रीज हो गया 4C हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर एस फेज के अंदर नहीं बढ़ता है, सिर्फ डीएनए का अमाउंट बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? अगर जो सेल है वो डिप्लॉयड होती है, फिर 2n होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद जो एस फेज आता है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे भी जो है वो सेम ही रहते हैं। अब एनिमल सेल्स में जो है वो एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहीं में होता है? न्यूक्लियस में। और जो सेंट्रियोल जो डुप्लीकेट होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हो गया? डीएनए रेप्लिकेट कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो G2 फेज है उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है जो कि क्या करती है? प्रिपरेशन करती है कहीं के लिए? माइटोसिस के लिए। और सेल ग्रोथ तो जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। कुछ जो सेल्स है वो एनिमल्स, एडल्ट एनिमल्स के अंदर जो है वो एग्जिबिट नहीं करती डिवीज़न, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गई। और बहुत सारे सेल जो वो ओकेजनली डिवाइड होती है, मतलब उनको रेगुलरली रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो या तो इंजरी हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है तो ज़रूरी है। अब जो सेल जो है वो फर्दर जो डिवाइड नहीं करती है और एग्जिट कर देती है G1 के बाद,
तो अगर डिवाइड नहीं होती जीवन के बाद सेल तो वो एग्जिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज G0 से जिसको डिराइव लिखा जाता है सेल साइकिल के। तो जीवन के बाद अब सेल जो एग्जिट हो गई तो अब क्या होता है, ये स्टेज में जो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती है, ठीक है, डिपेंडिंग करते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब एनिमल्स के अंदर जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। क्या माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में देखने को मिलता है, ओनली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसका एक जो है वो हैप्लो एक्सेप्शन है हैप्लॉयड सेल में मेल हनी बी का, जिसके अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिले, ठीक है। अब जो प्लांट्स है वो भी जो है कुछ प्लांट्स की भी कुछ लोअर प्लांट जो होते हैं उनमें भी जो है कुछ माइटोटिक डिवीजन बताती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। अब ये जो आपको जो चैप्टर 3 जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसके अंदर से आप पढ़ लीजिएगा इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एम फेज की। एम फेज को बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इसके अंदर जो है वो मेजर ऑर्गेनाइजेशन होता है सारे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल का, ठीक है। अब ये जो नंबर है क्रोमोसोम के पेरेंट और प्रोजेनी के सेम रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम जितने पहले थे उतने ही माइटोसिस होने के बाद भी आपको मिलेंगे। अब जो माइटोसिस है वो डिवाइड होता है 4 स्टेज के अंदर, और ये सब होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके अंदर जो 4 स्टेज होती है, ठीक है। अब ये जो 4 स्टेज में होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो प्रोफेज है जो कि फर्स्ट स्टेज होती है कहीं की कैरियोकाइनेसिस। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस की, तो होती है प्रोफेज, ठीक है, जो कि क्या फॉलो करती है S और G2 फेज, जो कि इंटरफेस में अपन ने देखे थे 3 फेजेस थे, ठीक है। अब ये जो S और G2 फेज है इसके अंदर क्या है, न्यू DNA जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं लेकिन जो है वो बंधे हुए होते हैं, ठीक है, इंटरविंग्ड होते हैं। तो प्रोफेज जो है वो मार्क क्या करता है, इनिशिएशन करता है, क्या करता है, कंडेंसेशन करता है कहीं का क्रोमोसोमल मटेरियल का। अभी जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाते हैं, कब अनटेंगल्ड हो जाते हैं, जब क्रोमेटिन कंडेंसेशन चल रहा होता है। और जो सेंट्रोमियर है जो कि डुप्लीकेशन के दौरान एस फेज के दौरान जाता है इंटरफेस की, वो अब जो अपोजिट पोल्स की तरफ जो सेंट्रोसोम है वो जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाता है। अब जो कंप्लीशन होता है प्रोफेज का, तो उससे क्या 2 कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं। एक होता है क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होता है, कंडेंस हो गए, उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, माइटोटिक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो है वो कंपोज कहीं का होता है 2 क्रोमेटिड जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं कहीं पे, सेंट्रोमियर पे। अब जो सेंट्रोसोम है जो डुप्लीकेशन के अंडर गया है इंटरफेस के, वो क्या कर रहा है, बिगेन कर रहा है कहीं को 2 अपोजिट पोल्स की तरफ, और हर एक जो सेंट्रोसोम है वो क्या रेडिएट कर रहा है, एक माइक्रोट्यूब्यूल, उन माइक्रोट्यूब्यूल को बोलते हैं एस्टर। और जो दोनों एस्टर है वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, माइटोटिक एपरेटस। तो माइटोटिक एपरेटस कौन बनेंगे, जो 2 एस्टर्स हैं स्पिंडल फाइबर के साथ जब अटैच होंगे। एस्टर क्या होते हैं, जो सेंट्रोसोम होता है वो रेडिएट करता है कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपन बोलते हैं एस्टर्स। और ये जो एस्टर है जब स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, माइटोटिक एपरेटस। अब जब प्रोफेज का एंड होगा और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं मेटाफेज की। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है कहीं का न्यूक्लियर एनवेलप का, और इससे क्या होता है, स्टार्ट होता है क्या, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो इस वक्त जो क्रोमोसोम जो स्प्रेड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में के सेल में। अब इस स्टेज में जो अब पहली स्टेज में जो वो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया है, तो अब इस चालू हो गया, तो इस स्टेज में वो जो है कंप्लीट हो जाता है। और वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व होते हैं क्लियरली, अपने को अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टेज जब मॉर्फोलॉजी होती है क्रोमोसोम की, वो आसानी से अपन जो वो स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है क्रोमोसोम की तो सबसे बेस्ट स्टेज होती है मेटाफेज। उसके बाद जो है वो इस स्टेज के अंदर जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बने होते हैं जो कि दोनों से हेल्ड टुगेदर होते हैं कहीं से सेंट्रोमियर्स हैं। अब जो है वो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कहीं पे सरफेस पे, किसकी, सेंट्रोमियर्स की, उनको अपन बोलते हैं काइनेटोकोर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये साइट ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर से कौन से स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, तो होते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो काइनेटोकोर जो है ना वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, और यही जो है वो क्रोमोसोम के सेंटर के बीच में प्रेजेंट होता है, और यही जो अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए मेटाफेज को अपन कैरेक्टराइज कहीं से कर सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो फिर जो है इक्वेटर पे आ जाते हैं, और एक जो क्रोमेटिड है हर एक क्रोमोसोम की वो कहीं से कनेक्ट हो जाती है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की तरफ, कहाँ से, एक पोल से एक सिस्टर क्रोमेटिड्स की तरफ। और ये जो कनेक्ट होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से कहीं से अपोजिट पोल्स से। अब जो प्लेन है अलाइनमेंट का
क्रोमोसोम का मेटाफेस पे, उसको अपन बोलते हैं मेटाफेस प्लेट, मतलब जो इक्वेटर पे आ जाते हैं ना, अलाइन हो जाते हैं एक जैसे आके, तो उसको अपन बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट। उसके बाद जो की फीचर्स मैं बताता हूँ एक बार आपको, तो स्पिंडल फाइबर जो अटैच होता है कहीं में काइनेटोकोर में, और क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं और अलाइंड हो जाते हैं मेटाफेस प्लेट पे कहीं से स्पिंडल फाइबर दोनों पोल्स से। ठीक है, तो ये इसकी समरी हो गई मेटाफेस की। अब मैं बात करता हूँ आपसे एनाफेस के बारे में। तो जो एनाफेस है वो उसके अंदर हर एक क्रोमोसोम जो अरेंज हुए हुए रहते हैं मेटाफेस प्लेट में, तो वो स्प्लिट होने लगते हैं। ठीक है, और जो 2 डॉटर क्रोमेटिड्स है, अब उनको जो है वो डॉटर क्रोमोसोम, अब क्या वो स्प्लिट हो जाएंगे, तो उसके बाद उनको अपन किसकी तरह बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम की। ठीक है, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर, और फिर क्या बिगेन होता है, उनका माइग्रेशन होता है किसकी तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ। अब जो क्रोमोसोम है वो मूव अवे हो जाते हैं कहीं से इक्वेटोरियल प्लेट जो बनी थी वहाँ पे उससे। अब जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का, वो कहाँ रहता है, पोल्स की तरफ, और इसलिए जो वो लीडिंग एज चलता है वो के कहीं से आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम पीछे की तरफ। ठीक है, तो अब एनाफेस की अगर मैं आपसे एक बार समरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो एनाफेस के अंदर पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम जो स्प्लिट हुआ है, और सेंट्रोमियर्स जो स्प्लिट हुआ है, और क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट हुआ है। अब क्रोमेटिड जो है वो किधर की साइड मूव कर गए, अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे टेलोफेज की। तो जो बिगनिंग है, जो फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन की, वो होती है टेलोफेज। अब टेलोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है उनके रेस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाते हैं, और फिर डीकंडेंस होता है और लूज कर देते हैं उनकी इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है अब वो नहीं दिखते हैं, अब हमें जो है वो क्या दिखता है, सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, जो कि दोनों पोल्स पे जो कलेक्ट होता है। अब इस स्टेज में जो है वो कुछ इवेंट्स दिखते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम क्लस्टर देखने को मिलता है अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, और उनकी आइडेंटिटी जो एक डिस्क्रीट एलिमेंट्स की तरह थी वो लॉस्ट हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप और डेवलप हो जाता है किसके, क्रोमोसोमल क्लस्टर के अराउंड, और हर एक पोल जो है वो क्या फॉर्म करती है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और उसके अलावा न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस रिफॉर्म हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ आपसे अगर साइटोकाइनेसिस की, तो पहले अपन न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो माइटोसिस है वो उसके अंदर सिर्फ सेग्रीगेशन ही नहीं होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, बट उनके अंदर जो सेल इटसेल्फ जो डिवाइड करती है कहीं में डॉटर सेल्स में, कहीं से बाद सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो कि इसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोकाइनेसिस। ये जो एंड में होता है जिससे जो सेल डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब एनिमल सेल के अंदर ये जो अचीव्ड होता है वो कैसे होता है, फोरो मतलब कि ऐसे अंदर की साइड जाता हुआ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब ये जो फोरो जो है वो ग्रेजुअली डीप होता है, और अल्टीमेटली जो वो सेंटर में जाके जो वो डिवाइड कर देता है साइटोप्लाज्म को 2 में। अब प्लांट सेल के अंदर ये जो है वो रिलेटिवली इनएक्सेंटेबल सेल वॉल से जो वो अटैच होता है, जिस कारण से इनका जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है। उनके बीच में पहले एक सेंटर के अंदर एक जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि आउटवर्ड की तरफ ग्रो करता है, और ये जो फॉर्मेशन होती है न्यू सेल प्लेट की, ये जो टूटती है और फिर जो है 2 में जो है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जो फॉर्मेशन हुआ न्यू सेल वॉल का, ठीक है, एक सिंपल प्रिकर्सर है, ठीक है, सेल प्लेट का, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मिडिल लेमिला जो वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल के बीच में। ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन का जो टाइम है, ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लास्टिड हो गई, तो ये जो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, दोनों डॉटर सेल के बीच में। इसलिए सम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस है वो फॉलोड नहीं होता साइटोकाइनेसिस के, तो इस कारण से होता है क्या है, न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है, तो क्या कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिस कारण से जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सिंशियम, जो कि क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है काय में, कोकोनट का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का क्या महत्व है। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन जो है वो डिप्लॉयड सेल्स तक ही होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ लोअर प्लांट्स हो गए, सोशल इंसेक्ट हो गए, और हैप्लॉयड सेल भी जो माइटोसिस से डिवाइड होती है। अब ये बहुत ही एसेंशियल अंडरस्टैंड करना कि आखिर इसका सिग्निफिकेंस है क्या है। तो माइटोसिस यूजुअली क्या रिजल्ट करता है, प्रोडक्शन का एक डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, आइडेंटिकल जीनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर ग्रोथ और ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो भी माइटोसिस के कारण हो पाती है। अब सेल ग्रोथ रिजल्ट क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देती है रेशो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, तो इसलिए बहुत ही एसेंशियल है सेल को डिवाइड करके न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करना। अब बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का, वो होता है सेल रिपेयर के अंदर। ठीक है, तो माइटोसिस के कहीं के सेल रिपेयर करती है, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट की,
ब्लड सेल की, और ये जो कॉन्स्टेंटली जो रिप्लेस्ड होती है। अब माइटोटिक डिवीज़न जो है वो कायम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में भी होता है, जो कि कायम होता है एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, ठीक है, जो कि क्या रिजल्ट करता है कंटिन्यूस ग्रोथ प्लांट की, ठीक है, थ्रू आउट उनकी लाइफ के। अब मैं बात करता हूँ आपसे मियोसिस के बारे में। अब जो प्रोडक्शन है ऑफ स्प्रिंग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करता है, फ्यूज़न करता है दो गैमेट्स का, ठीक है। अब जो दोनों गैमेट्स है वो दोनों हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो गैमेट्स जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स है उनसे जो एक क्या बनता है, डिप्लॉइड सेल। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ सेल के जो डिवीज़न है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस बाय हाफ होता है और प्रोडक्शन कहीं का होता है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का, इसी को अपन बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये 2n से nn जाता है। अब मियोसिस क्या इंश्योर करता है, प्रोडक्शन कहीं का हैप्लॉइड फेज का इनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, और फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर करता है, डिप्लॉइड फेज। मतलब ये कि अगर मियोसिस ओनली होगा तो हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम के नंबर, बट फर्टिलाइजेशन इसीलिए होता है ताकि जो नंबर है क्रोमोसोम का वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो अब मियोसिस जो है वो गैमेटोजेनेसिस में होता है प्लांट और एनिमल्स के दौरान, तो इस कारण से जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब की फीचर क्या, मियोसिस के पास दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, पहली न्यूक्लियर की और फिर होती है सेल डिवीज़न की, इसलिए इसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। लेकिन इसमें एक ही साइकिल है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करवाती है। मियोसिस 1 क्या होती है, इनिशिएट होती है कब, आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करने में आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड कहीं पे, एस फेज पे। अब मियोसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व करती क्या, पेयरिंग कहीं की होमोलोगस क्रोमोसोम की, और रिकॉम्बिनेशन करती किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। फिर जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है फॉर्म होती है। जब मियोसिस 2 का एंड हो जाता है तब जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है। अब जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है तो उनके अंदर दोनों के अंदर अपने अपने इवेंट्स होते हैं। जैसे मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1, सेम थिंग, मतलब थोड़े से डिफरेंट होते हैं इवेंट्स, लेकिन नेम सेम है। मियोसिस 2 के अंदर भी मेटाफेस, प्रोफेस 2, एनाफेस 2, मेटाफेस 2, टेलोफेस 2, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ मियोसिस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो प्रोफेस फर्स्ट है, प्रोफेस जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का, वो लॉन्गर होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर प्रोफेस माइटोसिस के प्रोफेस अगर आप मियोसिस के फर्स्ट के प्रोफेस कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा ही लॉन्गर होता है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये फर्दर डिवाइडेड है 5 क्लासेस के अंदर, ठीक है, तो 5 फेजेस के अंदर, सॉरी, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस, ठीक है। तो लिप्टोटिन के अंदर क्या होता है, जब क्रोमोसोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल होता है किसके, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉम्पैक्शन होता है कहीं का क्रोमोसोम का, वो कंटिन्यू होता है थ्रू आउट लिप्टोटिन। ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि सेकंड स्टेज आती है प्रोफेस 1 की, ठीक है। तो सेकंड स्टेज जो होती है प्रोफेस 1 की वो होती है जाइगोटिन। अब इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, पैरिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है, और इस पैरिंग करना चालू कर देते हैं, और इसका जो प्रोसेस होता है एसोसिएशन का उसको बोल देते हैं अपन सिनेप्सिस। और इस टाइप के जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इस स्टेज के अंदर इंडिकेट करते हैं क्या, क्रोमोसोम का सिनेप्सिस, और फिर जो है वो क्या का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलोगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये कहीं से फॉर्म होता है, पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए इसको जो है बाइवेलेंट या फिर टेट्राइड भी अपन जो है बोल देते हैं। हाउएवर, लेकिन अगर अपन बात करें तो ये जो क्लियरली विजिबल जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो वो मतलब फर्स्ट स्टेज है वो बहुत ही कम देर के लिए अपने देखने को मिलती है, लेकिन जो सबसे लॉन्ग स्टेज है वो है पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर क्या होता है, यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब कि इस स्टेज के अंदर जो चारों क्रोमेटिड है हर एक बायोवेलेंट के क्रोमोसोम के, वो डिस्टिंक्टली और क्लियरली अपेयर होता है टेट्राइड की तरह। अभी जो स्टेज है ये कहीं से कैरेक्टराइज होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की। अब इनके साइड्स के ऊपर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम की, ठीक है, जो डिफरेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम सेम होते हैं लेकिन जो उनके जो क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग होती है। अभी जो क्रॉसिंग ओवर ये क्या, एक्सचेंज होना कहीं का जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अभी क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंजाइम लगता है वो लगता है रिकॉम्बिनेस। अभी जो क्रॉसिंग ओवर है इससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है कहीं का जेनेटिक मटेरियल का, किसके, दोनों क्रोमोसोम के। अब जो रिकॉम्बिनेशन हुआ इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो कंप्लीटेड कब हो जाता है, बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। अब ये जो क्रोमोसोम है ना ये दोनों जो लिंक्ड ही रह जाते हैं। अब यहाँ से जो बिगनिंग होती है कहीं की डिप्लोटिन की।
अब वो जो रिकॉग्नाइज होती कहीं से, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, मतलब डिप्लोटिन में जाके क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है कहीं का सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का। अब जो टेंडेंसी है रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम की, बायोवेलेंट्स की, वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है ईच अदर से। सिर्फ जो क्रॉसिंग ओवर वो साइड पे रह जाता है, बाकी सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे रह जाता है इसको बोलते हैं चियाज़्माटा, ठीक है। तो इसको ये जो चियाज़्माटा है, ये जो ओसाइट्स के अंदर, सम वर्टिब्रेट्स के अंदर, डिप्लोटिन के अंदर, ये जो है वो बहुत ही मंथ्स और ईयर तक रहता है। कहीं कहीं में ओसाइट्स किसके, वर्टिब्रेट्स के अंदर, डिप्लोटिन के अंदर, ठीक है। अब जो फाइनल स्टेज है मियोटिक की प्रोफेस 1 की, वो क्या है, डायकाइनेसिस। अभी जो ये कहीं से होता है मार्क, डायकाइनेसिस, जो कि टर्मिनलाइजेशन कहीं का चियाज़्माटा का, ठीक है, चियाज़्माटा का। अब इस फेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम है फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं और जो माइटोटिक स्पिंडल है वो असेंबल हो जाता है क्या, प्रिपेयर करने के होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेशन के लिए। और जैसे डायकाइनेसिस का एंड होता है तो जो न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप भी जो ब्रेक डाउन हो जाता है, और डायकाइनेसिस जो है वो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है कि प्रोफेज से सेल अब जो मेटाफेज में जा रही है। अब जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम है वो अलाइन कहीं हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर से अटैच कहीं पे हो जाते हैं काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर पे अटैच हो गया तो अब इसके बाद जो है वो अगली स्टेज होती है जो कि होती है एनाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, जो दोनों क्रोमोसोम थे वो सेपरेट, दोनों जो है वो काइनेटोकोर से जो वो मतलब जो है वो स्पिंडल फाइबर से उनके जो काइनेटोकोर से वो अटैच्ड हो गए। अब एनाफेज के अंदर जो वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो जो सेपरेट हुए और सिस्टर क्रोमेटिड्स तो लेकिन जो वो सेम ही रह गए, कहीं पे एसोसिएट रह गए सेंट्रोमियर पे, ठीक है। और उसके बाद आता है अगला टीलोफेज। अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है ये रीअपेयर हो जाते हैं और इसके अंदर साइटोकाइनेसिस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और फिर अपन इसको क्या बोल देते हैं, डायड ऑफ सेल्स। मतलब क्या हुआ, टीलोफेज फर्स्ट के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो रीअपेयर हो गया, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, डायड्स ऑफ सेल। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर क्या क्रोमोसोम जो है वो फैलता नहीं है, ठीक है, वो रीच नहीं होता, ठीक है, किसके बीच में, एक्सटेंडेड स्टेज किसके, इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। तो होता क्या है, जो स्टेज है दो मियोटिक डिवीज़न के बीच की उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। मतलब मियोटिक 1 और मियोटिक 2 के बीच में जो स्टेज बोल जाती है उसको बोली जाती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इस टाइम पे कोई भी डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस कहीं से फॉलोड होता है, प्रोफेज सेकंड से, और ये बहुत ही सिंपलर होता है प्रोफेज से प्रोफेज 1 के कंपेरिजन में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मियोसिस सेकंड की। तो मियोसिस सेकंड का फर्स्ट इवेंट है प्रोफेज सेकंड। तो मियोसिस सेकंड जो इनिशिएट होता है इमिडिएटली जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो गया, पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, तो ये जो है वो क्रोमोसोम पूरे इलोंगेट भी नहीं हो पाते, उसके भी पहले हो जाता है। अब अगर अपन बात करें मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 जो एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो डिसअपेयर हो जाते हैं, कब तक, एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड तक, और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मेटाफेज सेकंड। अब इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं कहीं पे इक्वेटर पे, और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं अपोजिट एंड के स्पिंडल से जो है वो अटैच हो जाते हैं किससे, काइनेटोकोर से, ठीक है। फिर एनाफेज सेकंड होता है, वो कहीं से बिगिन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर से हर एक क्रोमोसोम की, ठीक है। जो स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर जो है वो क्या कर रहा था, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को हेल्ड टुगेदर कर रहा था। फिर क्या करता है, इनको अलाउ करता है कि अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने की तरफ, और शॉर्टनिंग करता है कहीं की माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और ये कहीं पर टच होता है तो फिर जाके काइनेटोकोर्स पे। फिर क्या होता है, टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड के अंदर जो मियोसिस एंड हो जाता है, ठीक है। टीलोफेज सेकंड पे जाके फिर इसके अंदर जो 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। वंस जो है एक जो है वो इनक्लोज हो जाता है कहीं से, न्यूक्लियर इन्वेलप से, और साइटोकाइनेसिस जो फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है, फॉर्मेशन कहीं का हो जाता है टेट्राड का, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मियोसिस सेकंड के एंड में कितने डॉटर सेल बन जाती है, तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। फिर अब मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंस का। तो अब यहाँ पर जो है आपको एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड के बीच में जो डिफरेंस समझना जरूरी है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन एनाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो वो चेंज हो जाते हैं।
एनाफेज फर्स्ट के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट नहीं होता, लेकिन एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एनाफेज फर्स्ट है उसके अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज सेकंड के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस क्या है, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे अपन जो है वो क्रोमोसोम नंबर को जो है वो कंजर्व रखते हैं, मतलब अपने जैसे 46 है तो उससे बड़ी नहीं, वो उसी का उतना ही रहे, तो उसको जो सेव करने में जो चीज़ काम आती है वो आती है मियोसिस डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न आप बोल सकते हैं, ठीक है। कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के इसमें अब आजकल जो है वो जैसे कि मतलब ये क्या करता है, मियोसिस जो है वो रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम के नंबर हाफ में, तो इससे क्या होता है जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो पॉपुलेशन में जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर जेनेटिक वेरिएशंस अगर बढ़ेंगे तो क्या होगी, इवोल्यूशन होगा। तो ये प्रोसेस मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं के लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये थी आज की ऑडियो बुक, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।